स्वागत है आपका हमारे YouTube उपक्रम पर टीचर इंडिया पे। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बात शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ी बातचीत करना शुरू करते हैं, उसके बाद में बीच बीच में हम बातचीत करते रहेंगे ऐसे ही। तो सबसे पहले हम बातचीत कर रहे थे हड़प्पन सिविलाइजेशन की, हड़प्पा सभ्यता की बातचीत। और इस सिलसिले में हमारे दो वीडियो हम पहले से अपलोड कर चुके हैं और ये तीसरा वीडियो है हड़प्पन सिविलाइजेशन का। तो आशा करते हैं आपने देखा होगा वो दोनों वीडियो, और इसके पहले हिस्ट्री के अन्य वीडियो भी हैं उसके पहले के। तो अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, उन जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और नहीं भी देखे हैं, अगर ये देखना चाहते हैं पहले तो पहले यही कंटिन्यू कर लें, बाद लेकिन देख जरूर लीजिएगा। इससे क्या होगा, पूरी जानकारी आपको एक साथ कंबाइंड रूप में कॉम्पैक्ट फॉर्म में मिल जाएगी। बात शुरू करने से पहले हम एक शायरी से शुरू करते हैं, तो जो एनर्जी देगी आपको क्या है। होके मायूस यूँ न शाम से ढलते रहिए, होके मायूस यूँ न शाम से ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पैर से ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही पैर से ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मंजिल की तरफ चलते रहिए। तालियां तो बोलिए। तो ये तो हाथ से कर दिए। शुरू करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। हड़प्पन सिविलाइजेशन में इसके पहले में हमने क्या किया है, एक जनरल सा रिकैप कर देते हैं। नामकरण की बातचीत की थी, यहाँ की डेटिंग की बातचीत करी थी, जो साक्ष्य मिल रहे थे उनकी बातचीत करी थी, लिपि की बात की थी, यहाँ की सोसाइटी की कल्चर जो यहाँ पर डेवलप हुआ था उसकी बातचीत किया था, और यहाँ का रिलीजन कैसा रहा है, यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा रहा है, एग्रीकल्चर कैसा रहा है, एनिमल हस्बेंड्री कैसी रही है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में। इस वीडियो में हम बातचीत क्या करने वाले हैं, एक कुछ टॉपिक जो रह गए थे उन अभी तो पूरे सिटी रह गए हैं, इनका मेन एविडेंस जो हैं वो रह गए हैं, और पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ कैसा रहा ये बात, और सिटीज़ एंड इसका एनिहिलेशन कैसे हुआ, विनाश कैसे हो गया, इस सभ्यता का अस्तित्व कैसे ख़त्म हो गया, ये जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम की। पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक प्रणाली यहाँ की कैसी रही है, राजनीतिक प्रणाली के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं ए.एल. बॉसम के अनुसार। ए.एल. बॉसम ये कहता था कि यहाँ पर पुरोहित वर्ग का शासन था। ए.एल. बॉसम। दूसरे एक विचारक थे, इतिहासकार R.S. शर्मा। ये कहते हैं कि यहाँ पर वाणिज्यिक वर्ग या वाणिज्य वर्ग लिख देता हूँ, वाणिज्य वर्ग का शासन रहा है। तीसरी बात करें हंटर और मैके के अनुसार, हंटर और मैके ने जो बताया वो कहा कि ये यहाँ पर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था रही है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था या इस लोकतंत्र समझ जाएंगे। और एक उसकी बात कर लेते हैं, व्हीलर की पहले बात करते हैं। स्टुअर्ट बड़ा टॉपिक है। व्हीलर कहता था यहाँ पे जनतंत्रात्मक, डिस्कस कर रहा है, लिख देते हैं पहले जनतंत्रात्मक, लेकिन धर्म प्रभुत्व जैसा शासन रहा है। पांचवे एक थे स्टुअर्ट पिगॉट। स्टुअर्ट पिगॉट क्या कर रहे हैं, ये राजतंत्र की बात करते हैं। हड़प्पा और ये मोहनजोदड़ो, ये बातचीत करते हैं।
सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं किसकी, ए.एल. बॉसम। ए.एल. बॉसम ने अब तक की जितनी भी किताबें लिखी हैं इतिहास के सेंस में, वो सारी की सारी किताबों में इनका जो मेन फोकस रहता है कल्चरल हेरिटेज पर रहता है। कल्चरल हेरिटेज पर इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। और ये ए.एल. बॉसम ने जितना भी कुछ लिखा है वो यहाँ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में लिखा, जितना भी वो क्या है रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं। तो रिलीजियस और हिस्टोरिकल जो हमारी संस्कृति रही है, कल्चर रही है, उसके सेंस में लिखते हैं। और देखा गया है यहाँ का जो एविडेंसेस मिले हैं उनके संदर्भ में ये हमेशा से धार्मिक पक्ष की बातचीत करते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इन्होंने बताया है अपनी किताब में, कहा है कि यहाँ पर पुरोहित वर्ग का शासन रहा होगा। ऐसा कैसे मानेंगे? हड़प्पन सिविलाइजेशन में मोहनजोदाड़ो से एक मूर्ति मिली है। वो मूर्ति मिली है, वो मूर्ति कैसी है? एक पुरुष की मूर्ति है। उस पुरुष की मूर्ति है और ऐसा लगता है कि उसका जो हेयर स्टाइल है वो बिल्कुल कैसा है, पीछे की ओर है, पीछे के बाल पीछे की ओर किए हुए ऐसा कुछ है। और उसने अपने कंधे पर शॉल डाल रखा है। उसकी जो प्रतिमा मिलती है उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो दूसरे वीडियो के फ्रंट पेज में वॉलपेपर उसी का लगा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो उसी में लगा है, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। मैं एक चित्र दीर्घा अलग से बना दूंगा इसकी एक वीडियो के, तो वो वहाँ पे चर्चा कर लेंगे। तो क्या एक शॉल डाल रखा है, एक शॉल डाल रखा है और उसका हेयर स्टाइल कैसा है, पीछे की ओर है। दाढ़ी जो है उसकी, दाढ़ी भी है छोटी सी, और दाढ़ी को जो ऐसा लग रहा है कंघी किया हुआ, दाढ़ी में एकदम सपाट सपाट सा रोए फर जैसे दिखते हैं बढ़िया से। तो ये माना गया ये वहाँ का पुरोहित रहा होगा, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं वहाँ का नहीं पुरोहित नहीं रहा होगा, वहाँ का शासक रहा होगा। एक फिल्म आई थी मोहनजोदाड़ो, ऋतिक रोशन वाली, जो मैं पिछले वीडियो में बातचीत कर रहा था। तो उस फिल्म में क्या है, वो वहाँ का जो विलेन था, वहाँ का जो राजा था, उसको विलेन की तरह दिखाया गया था। बाद में बाहर में जब ख़त्म हुई सभ्यता तो उसमें दिखाया गया था। तो उस फिल्म में महम नाम का कैरेक्टर दिखाया गया है। महम, उसको एक्चुअल उसका नेम क्या है मुझे नहीं मालूम है, उसका एक्टर का जिसने वो किरदार निभाया था, लेकिन उस फिल्म में उसका नाम महम था। तो उसने क्या, उसका अगर देखें तो ऐसा लगता है कि उसी को कॉपी करके बना देगा। उसका भी हेयर स्टाइल वैसा ही रहता है, दाढ़ी का स्टाइल ऐसा ही रहता है, बिल्कुल वह एज इट इज़। तो ये इस आधार पर इन्होंने कहा होगा कि वहाँ पर पुरोहित वर्ग का शासन रहा होगा। ऐसा ही है, और शॉल स्टाइल से डाल रखा है, वो एक कंधे से ऐसे डाल रखा है, जैसे स्टाइल में कभी कभी डाल लेते हैं ना, वैसे ही। और बाकायदे आर.एस. शर्मा ने वाणिज्य की बातचीत की है, क्योंकि हमारे यहाँ की मोहरें मिली है, कहाँ पर मिली है, मेसोपोटामिया में मिली है, उर्वाकिस से मिली है। और हमारे यहाँ के सेंस में ग्रीक हमसे क्या करते थे, सिंडन कहते थे हमको, कपास का आयात करते थे हमारे यहाँ से। और सारगोन के अभिलेख में मेलुहा नामक शब्द का उल्लेख मिलता है, जो कि हमारे यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में है। तो इस आधार पर आर.एस. शर्मा ने कह दिया है कि क्या है वो, और भी लॉजिक दिए। टोटल उनका लॉजिक क्या था कि वाणिज्य वर्ग का, व्यापार वर्ग का शासन रहा होगा, यह तजुर्बा दिया। हंटर मैके कहते हैं कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था इन द सेंस उस टाइम में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था रही होगी, ऐसा तो मेरा तो बिल्कुल मानना नहीं है, लेकिन हंटर मैके कह रहे हैं। हंटर मैके की बात हम बता रहे हैं कि हो सकता है कि उनको लगा हो, लेकिन और बाकी के इतिहासकार इस बात को एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि उस टाइम में जब दुनिया के किसी भी सभ्यता में अभी लोकतंत्र का उतना विकास नहीं हुआ। ये हाँ हो सकता है कि कुछ लोग मिल करके शासन करते रहे होंगे, जैसा कि उस फिल्म में दिखाया गया, ये भी दिखाया गया है कि कुछ उनके आठ रहते हैं, शायद 6 या 8 उनके क्या होते हैं, मंत्री होते हैं, और वो जिसको सपोर्ट करते रहते हैं। तो वो क्या होता था, वो शासक बना रहता था, ऐसा कुछ दिखाया गया है। तो वैसा कुछ रहा होगा। इनकी व्यवस्थाएं अलग अलग लोगों की अलग अलग अंडर में अलग अलग विभाग रहे होंगे, ऐसा कुछ कहा जा सकता है। व्हीलर की बातचीत कर लें, मार्टिमर व्हीलर, वो ये कहते हैं कि जनतंत्रात्मक व्यवस्था तो थी, लेकिन धर्म का प्रभुत्व रहा है। धर्म का प्रभुत्व ये, क्योंकि धार्मिक चीज़ें, मान्यताएं बहुत मिली हैं। मान्यताओं का सेंस का मतलब वो फिजिकल रूप में जो उनके ताबीज़ मिले हैं, उनके पूजा की चीज़ें मिली हैं,
अधिक पैमाने पे जो मिले हैं उनके आधार पर उन्होंने कह दिया कि ये क्या है, जनतंत्रात्मक व्यवस्था रही है, लेकिन वो उसमें भी क्या है, धर्म का अधिक प्रभुत्व रहा होगा। स्टुअर्ट पिगट की बात काफ़ी हद तक हमको सही लगती है। क्या कहते हैं स्टुअर्ट पिगट का स्टेटमेंट बहुत फेमस है। क्या फेमस है? हड़प्पा सभ्यता एक विशाल साम्राज्य की तरह है। हड़प्पा सभ्यता एक विशाल साम्राज्य की तरह है जहाँ पर 2 राजधानियाँ हैं, एक हड़प्पा है और दूसरी मोहनजोदड़ो है, और राजतंत्रात्मक व्यवस्था रही होगी, ये उनका कहना था। तो ये स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है क्या, कि हड़प्पा सभ्यता जो थी एक विशाल साम्राज्य की तरह थी, विशाल राजतंत्रात्मक साम्राज्य की तरह थी, जिसमें कि 2 राजधानियाँ थीं, एक राजधानी हड़प्पा और दूसरी मोहनजोदड़ो रही है। ये हमारे बात हो गई, किसकी बात हो गई, ये हमारी बात हो गई अभी पॉलिटिकल सिस्टम की। बाकी हमने सोशल सिस्टम की बातचीत कर ली थी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड रिलीजन, इन सब की बातचीत कर ली थी। तो अब हम आगे देखते हैं कि इन सभ्यताओं के जो प्रमुख नगर रहे हैं वो कैसे कैसे रहे हैं, उनका क्या क्या योगदान है, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, किस नदी के किनारे हैं, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो खोदा गया था, खुदाई से अवशेष मिले थे, कौन? हड़प्पा। ठीक है, देखते हैं, चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, हट गया मैं पूरी तरह से। ओके, हो गया टाइम। आप बहुत कायदे से पढ़िए तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये बहुत विकसित लोग थे, असाधारण काम करते थे। इनकी टेक्नोलॉजी, इनका सिस्टम उस टाइम के संदर्भ में, उस देश काल एवं वातावरण के संदर्भ में इनका जो योगदान रहा है सभ्यता के विकास में, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अपने समकालीन विश्व में भी ऐसी विकसित इतना कोई सभ्यता मिलती नहीं है। और इसके बाद में आर्य आए, वो भी ग्रामीण बस्ती बस आए हैं, ग्रामीण रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पहले से ही क्या नगरीकरण था। एकदम साउट कर देने वाले नया आदमी पड़े तो अरे हड़प्पा के लोग ऐसे थे, वाह। वहाँ की जिप्सम से जोड़ते थे दीवारों को, वक्राकार ईंटें बनाते थे, ऐसा। तो सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं किसकी, हड़प्पा की। यहाँ से शुरू करते हैं। हड़प्पा की बातचीत करें तो हड़प्पा जो ये नगर है, ये 1921 में मैंने बातचीत की थी। इसके पहले चार्ल्स मेसन ने थोड़ा प्रयास किया 1826 में, लेकिन वो उसके महत्व को समझ नहीं पाए। उसके पहले की सदी तक ये माना जाता था कि सिकंदर के आक्रमण के पहले यहाँ पर ऐसी कोई सभ्यता का अस्तित्व नहीं था। लेकिन 1921 में दयाराम साहनी ने खुदाई करवाई, जॉन मार्शल के निर्देशन में खुदाई करवाई। कहाँ की? हड़प्पा की खुदाई करवाई। तो जाहिर सी बात ये कब खोजा गया, अगर बातचीत करें फर्स्ट पॉइंट की, तो ये 1921 में किसके द्वारा एक्सकैवेशन ये हुआ? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा ये क्या किया गया, ये जो स्थल था ये खोदवाया गया। और ठीक है, कभी कभी कुछ टेक्निकल एरर आ जाती है, पीछे से तो बातचीत हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है इसकी, अगर स्थिति की हम बातचीत कर ले तो इसकी स्थिति कहाँ पड़ती है? पाकिस्तान में पड़ती है, साहिवाल में। स्थिति इसकी साहिवाल, ये जिला है, कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। इसकी स्थिति साहिवाल जिला पाकिस्तान में, और ये रावी नदी के किनारे पर पड़ता है। कहाँ पर? रावी नदी के तट पर ये बसा था।
रावी नदी के तट पर बसा था। और इसकी और मैं बातचीत अगर कर लूँ तो ये हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला नगर था। ये तो बहुत बार चर्चा हो चुकी है। इसके बाद में यहाँ पर R37 कब्रिस्तान मिला है, यहाँ से मिला है। अगला पॉइंट की बातचीत कर लें। एक मूर्ति में, महिला की मूर्ति है, मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधे निकलना। ये अगली बातचीत कर ले। ये सब बातचीत थोड़ी थोड़ी हो चुकी थी। कांसे की गाड़ी मिली है, और बातचीत कर लेते हैं। कांसे गाड़ी मिली है। दुर्ग के टीले को, दुर्ग का टीला मिला है, माउंट एबी। ये किसने कहा था? व्हीलर ने कहा था। और बातचीत कर लेते हैं। गेहूं जौ के साक्ष्य मिले, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, चक्र मिला है। 8वां स्वास्तिक चिन्ह मिला है, चक्र मिला है। गेहूं के और जौ के साक्ष्य मिले। इनकी बातचीत कर लेते हैं। पहले सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात यह है कि एक थोड़ा कम हो गए हैं, अगला लिखेंगे तो कायदे से कर लेंगे। तो सबसे पहली बात क्या लिखी हुई है कि ये 1921 में खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता का पहला नगर खोजा गया था। ये पाकिस्तान के साहिवाल ज़िले में पड़ता है। कहाँ पर? साहिवाल ज़िले में पड़ता है। रावी नदी के तट पर है। किस तट पर है? बाएं तट पर स्थित है। ये इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। ये कहीं कहीं कोई भी बच्चे होते हैं वो एक एक पॉइंट रट लेते हैं, और रटने से क्या होगा, और ये समझना है, कायदे से समझ लें। और उसके बाद में क्या है, एक ही चैप्टर को बहुत कायदे से रट लें। इससे बेहतर है कि हर चैप्टर में अपनी पकड़ को मजबूत बना लें। अगर इसकी फैक्ट की बातचीत करने लगे तो फैक्ट तो इतने सारे हैं कि याद करना मुश्किल हो जाए। फिर भी जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत खास, बेहद खास हैं, वो क्या है, यहाँ पर एक कब्रिस्तान मिला है जिसको R37 नाम दिया गया है। उसके आकार की वजह से, ऐसा ही आकार है, इस वजह से R37 यहाँ के कब्रिस्तान एक मिला है, उसका नाम रखा गया है। क्वेश्चन ये आया था कि R37 कब्रिस्तान हड़प्पा के किस नगर से मिला है? हड़प्पा से ही मिला है। ये स्त्री के गर्भ से पौधे का निकलना, इसकी मैं एक विस्तृत चर्चा कल कर चुका हूँ। उर्वरा देवी के प्रतीक के रूप में माना गया है, और ये मातृ सत्तात्मकता का एक प्रतीक है। कांसे की एक गाड़ी मिली है। इसका मतलब ये है कि कांसे का ये लोग उपयोग करते थे, कांस्ययुगीन सभ्यता ही थी। दूसरी बात यह है कि गाड़ियों का, यातायात का प्रचलन पर्याप्त मात्रा में हो गया था, और यातायात के साथ में ट्रेड एंड कॉमर्स भी क्या हो, अच्छी तरह से फल फूल रहा होगा। इस वजह से गाड़ियाँ, कोई भी वस्तु या सामग्री तभी ज़्यादा मात्रा में बनाई जाती है जब उसका प्रचलन ज़्यादा होता है, ऐसे नहीं होता है। तो एक दुर्ग का टीला मिला है जिसको व्हीलर ने माउंट एबी कह दिया है। ये एक सामान्य सी बात है। अगली बातचीत कर लें। स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्वास्तिक चिन्ह जो ऐसा बना होता है, इस तरह का एक स्वास्तिक का चिन्ह मिला हुआ है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला हुआ है। और ये प्रतीक है। आज भी हिंदू मान्यता में एक ये चिन्ह है, कौन धार्मिक चिन्ह माना जाता है। देखा होगा कि घरों के बाहर लोग बना देते हैं, अपने गेट में बना देते हैं, मंदिरों में बना रहता है। तो ये चिन्ह का इतिहास जो है, ये हिंदू धर्म के इतिहास से बहुत पहले का है। क्योंकि जब रिलीजन की बातचीत करें, इस्टेब्लिश रिलीजन, तो ब्राह्मण धर्म आया, वैदिक सभ्यता में आया। उसके पहले से हड़प्पन लोग या भारतीय लोग जो मूल यहाँ के थे, मूल का मतलब है जो चल करके कहीं से नहीं विकसित हुए, यहीं पर विकसित हुए, उनकी बात कर रहे हैं। हड़प्पन सभ्यता के लोग स्वास्तिक चिन्ह से पहले से प्रचलित वाकिफ थे, जानते थे, और इसका एक धार्मिक महत्व इसको बाद में दिया गया। और इसके यूज़ क्या है वो तो रिलीजन का पार्ट है, फिर किसी पुरोहित से जाके पूछ लीजिएगा, नहीं तो हम बता दें किसी दिन।
ये एक चक्र के साक्ष्य मिले हैं और गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले। हड़प्पन सभ्यता में, हड़प्पन सिविलाइजेशन हड़प्पा नगर में इतना पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगला एक नगर हम देख लेते हैं मोहनजोदड़ो। मैं इसको रब कर दूं, तब तक लिखना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं फिल कर लेता हूं। ठीक, आगे दूसरे नगर की बातचीत करें। दूसरा नगर, खास नगर मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो, अंग्रेजी मोहनजोदाड़ो, इसकी बातचीत करें तो इसकी जो वर्तमान, इसको पहले सबसे पहली बात तो खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी कब की थी? 1922 में हुई थी। ये एक खास पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। दयाराम साहनी का भी पूछा जाता है, हड़प्पा का और मोहनजोदड़ो का, राखालदास बनर्जी का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाना है एग्जाम में। दूसरी सबसे खास बात क्या है? ये इसकी स्थिति अगर देख लें, ये लरकाना जिला में है, लरकाना पाकिस्तान, लरकाना पाकिस्तान में पड़ता है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये सिंध नदी के किनारे है, सिंध प्रांत में पड़ता है। जो यहीं पे लिख देता हूँ, ये सिंध प्रांत में है और सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे हैं। ये बात हो गई। कहाँ पर है वर्तमान? हड़प्पा वो भी पाकिस्तान में था, मोहनजोदाड़ो ये भी पाकिस्तान में है। इसकी स्थिति आपके समय में कहाँ पर है? लरकाना में है। लरकाना सिंध प्रांत में पड़ता है पाकिस्तान के। और इसकी स्थिति मोहनजोदाड़ो का किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो ये सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अगली हम बातचीत कर लें। इसका सबसे खास बात है जिसका अर्थ जो होता है, भावार्थ। मोहनजोदाड़ो मतलब मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ से मृतकों का एक टीला मिला हुआ है जहाँ पर कि 38 नर कंकाल एक साथ में मिले थे, तो इसलिए क्या कहा जाता है? यहाँ मृतकों का टीला कहा जाता है। अगली बातचीत कर लें। अगली बात क्या है? अगली बात ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है। ये क्या है? सबसे, जब तक खोजा गया एक्सकैवेशन के द्वारा, सबसे बड़ा नगर है। जो नवीनतम साक्ष्य हैं, जो अभी तक खुदाई जिनकी जारी है, उन साक्ष्यों को अगर मिला लिया जाए तो सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी हो जाता है। लेकिन अभी तक उसको अगर छोड़ दें, जो नवीनतम साक्ष्य आए हैं, तो पुरानी किताबों में आज भी मिलेगा कि ये सबसे बड़ा नगर है। तो सबसे बड़ा नगर अभी लिख देते हैं राखीगढ़ी को छोड़ करके, क्योंकि राखीगढ़ी का क्षेत्रफल इससे ज़्यादा है। और यहाँ पर एक विशाल स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है, जिसकी आमाप पूछते हैं, लंबाई चौड़ाई और गहराई पूछते हैं, तो ये 11.88 गुणा 7.01 गुणा 2.43 मीटर क्यूब, यानी कि उसकी लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और उसकी गहराई 2.43 मीटर। इतना मीटर है। एक व्यक्ति की जो लंबाई होती है, अमूमन सेंटीमीटर में बातचीत करें तो कितनी होती है? औसतन 160 कह लें, क्योंकि मेरी 162 है तो 163, तो उस हिसाब से देख लीजिए कि 163 है। ये इसकी गहराई कितनी है? 243, यानी कि मुझसे ज़्यादा, मुझसे बहुत ज़्यादा है। मैं डूब जाऊंगा, इसका मतलब है बहुत गहरा है। ये बात, लंबाई इसकी 11.88 मीटर, चौड़ाई इसकी 7.01 मीटर और गहराई इसकी 2.43 मीटर। इन तीनों गुणा करते मीटर क्यूब इसका पैमाना हो गया मापने का। तो ये एक मोटा मोटा आंकड़ा है। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। मैं इसको रब करके इसी जगह पर दूसरा लिखता हूँ।
ले लिए, ओके। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको भी अच्छे से दिखे, और इसीलिए बार बार ये चलता है कालक्रम। मज़ा आ रहा होगा पढ़कर, जानकारी हासिल हो रही है? नहीं मज़ा आ रहा है तो कमेंट करिए, नहीं मज़ा आ रहा है तो भी कमेंट करिए। हम मज़ा आनंदित होकर के पढ़िए, जो भी ज़रूरतें हैं और वो हम पूरी करेंगे। आप कमेंट करिए कि क्या क्या बाकी है। अगली बातचीत के लिए कितने पॉइंट हो गए थे? 5 पॉइंट हो गए थे। 6वां पॉइंट, यहाँ पर एक माटी का तराजू मिला हुआ है। माटी का तराजू, माटी का तराजू मिला है, इसका मतलब इस समय तक माप तोल की पद्धति तैयार हो चुकी थी और पैमाने 16 के गुणज में होते थे। हम पहले बातचीत कर चुके हैं, यानी कि वस्तु विनिमय होता रहा होगा तो वस्तु के वजन के बराबर दूसरी वस्तु देते रहे होंगे, या उसके डबल देते रहे होंगे, या फिर उनका कोई पैमाना रहा होगा कि इस वस्तु के बदले में हम इतनी वस्तु देंगे बराबर वजन के, इस वस्तु के बदले हम 2 गुना वजन की वस्तु देंगे, ऐसा कुछ रहा होगा उनका सिस्टम। माटी का तराजू बना है तो इसका मतलब है माप तोल से वो पूरी तरह से वाकिफ थे, तभी तो बना है, नहीं तो ऐसे बनते नहीं चीज़ें। क्योंकि समाज में जो होता है वही दिखता है, बनता है। कुम्हार की भट्टियों के साक्ष्य मिले हैं। किसका? कुम्हार की भट्टी के साक्ष्य मिले हैं। कुम्हार की भट्टी है वेयर्स पकाने के लिए और वेयर बनाने के लिए, और मृत भान जिसको बोलते हैं वो बनाने के लिए मिट्टी के। और अगली बातचीत करें, सबसे खास बात है डांसिंग गर्ल मिली है। डांसिंग गर्ल की प्रतिमा मिली हुई है। डांसिंग गर्ल नाचते हुए, डांस करते हुए कांसे की बनी हुई है, ब्रॉन्ज की, कांसा लिख देता हूँ, ये कांसा की बनी हुई है डांसिंग गर्ल। और बड़े स्टाइल से वो अपने कमर पे दाहिना हाथ रखे हुए है और स्टाइल में ऐसे करके नहीं दिख पा रहा होगा, कोई बात नहीं, आप अंदाज़ा आप खुद करके देख सकते हैं। अब खड़े हो जाइएगा, खड़े हो जा करके अपने दाहिने हाथ पे, दाहिने कमर पे दाहिना हाथ रख के स्टाइल से खड़े होइएगा, ऐसे वो डांस कर रही है। तो इसका मतलब है कि एंटरटेनमेंट के लिए वो क्या साधन इस्तेमाल करते थे? नृत्य इस्तेमाल करते रहे होंगे, और महिलाएं वहाँ की नृत्यांगना रही होंगी, क्योंकि पुरुषों के डांस करने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसका मतलब है कि महिलाओं का नृत्य उनको ज़्यादा अच्छा लगता रहा होगा, और बढ़िया वो गाती रही होंगी, इन्हीं लोगों ने लूट ली ना दुपट्टा मेरा। हंस रहे हैं हमारे स्टूडेंट बैठे हैं। तो ये एंटरटेनमेंट तो सबके लिए चाहिए, ज़रूरी है, ताकि ज़िंदगी में मोनोटोनस ना रहे कुछ भी। अगली बात करें, पुरोहित की मूर्ति। पुरोहित की मूर्ति, अभी जो बातचीत कर रहे थे A.L. बॉसम के साक्ष्यों के आधार पर, वो ये इसी की बातचीत कर रहे थे। राजा की ये पुरोहित की एक मूर्ति मिली है, वो उसी तरह से वो क्या है, त्रिया ग्रुप में एक शॉल डाल रखा है और उसके बाल कैसे हैं, बस इधर ऐसा लगता है कि उसके ताबीज़ बंधा हुआ है कोई माथे पे कोई ताबीज़ बंधा है। इसका मतलब वो एक जिस पोस्ट पे रहा होगा, चाहे वो पुरोहित रहा होगा या फिर राजा रहा होगा या फिर शासक रहा होगा, पुरोहित शासक रहा होगा, तो वो एक क्राउन टाइप का बना रहा होगा, या फिर अंधविश्वासी रहा होगा, ताबीज़ बांधता रहा होगा, या तो फैशन रहा होगा उस टाइम का, ये मान सकते हैं। अगली बातचीत कर ले हम 10वीं बात क्या है? एक सींग वाले पशुओं की मुद्रा मिली है। एक सिंघी पशु मुद्राएं मिली हैं, यानी कि एक सींग वाले पशुओं का उस समय प्रचलन था और लोग जानते थे, उनसे वाकिफ थे, गैंडे से वाकिफ थे। अगली बातचीत कर ले हम। अगली बात, मुहर मिली है, मुहर पर स्वास्तिक के निशान मिले हैं, ठीक है। और एक पशुपति की मूर्ति मिली है। पशुपति या आदि शिव, पशुपति या आदि शिव की मूर्ति मिली है। और पशुपति या आदि शिव की मूर्ति मिली है, मैंने पहले इसके चर्चा किया था, फिर से देख लेते हैं।
वो जो जिसके बारे में पशुपति कहा गया है, मार्शल ने कहा था कि वो जो क्राउन टाइप का है, उस क्राउन टाइप में 2 सींग निकले हुए हैं। जैसे कि आप पुरानी फिल्मों में या फिर सीरियल, जो धार्मिक सीरियल आते हैं, असुरों का जो चरित्र वो बनाते हैं, चित्रण करते हैं, तो क्या करते हैं, एक सींग इधर बांध देते हैं, एक सींग इधर बांध देते हैं, क्राउन लगा देते हैं। तो उस तरह की एक प्रतिमा मिली है, वो एक तरफ से ब्रेक है। मैं उसका अगर तस्वीर बनाऊं, ऐसे है वो, जैसे मिली है वो थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, टूटी हुई अवस्था में मिली हुई है। लेकिन फिर भी हम अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि वो ये आदि शिव दिख रहा है, वहाँ से रिकॉर्डिंग में दिख रहा है, एक इधर को सींग और एक इधर को सींग है, और ये क्या है, ध्यान लगाए हुए मुद्रा में बैठे हैं। ये मैं तो पैर बन नहीं रहा है मुझसे, आप देख लीजिएगा, मैं उस वीडियो में अपलोड कर दूंगा साथ साथ में। ऐसे ध्यान की मुद्रा में वो बैठे हुए हैं, इस तरह से बैठे हुए हैं। और ख़ास बात है कि बाएं तरफ जो है, ये बाएं तरफ क्या है, भैंसा और गैंडा है इधर में। अब भैंसा गैंडा तो बनाएंगे नहीं, हम लिख देता हूँ, ये क्या है, भैंसा और गैंडा है। और इसमें भी कि अगर ध्यान से देखें तो भैंसा नीचे है, गैंडा ऊपर है। गैंडा है, भैंसा है, और इधर साइड में क्या है, हाथी है और बाघ है। और इसके नीचे में क्या है, हिरण है, और छोटे छोटे कुछ सिंबल्स यहाँ पर बने हुए हैं। इस तरह की एक वहाँ पे सील मिलती है, इस तरह की एक मुहर मिलती है। और मुहर में इसको कहा गया कि ये भगवान शिव का आदि रूप रहा होगा, भगवान पशुपति रहा होगा, भगवान पशुपति रहे होंगे। थोड़ा सम्मान दे देते हैं क्योंकि लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, आस्था जुड़ी हैं, तो इतिहास पढ़ाते पढ़ाते उसी लहजे में चले जाते हैं। तो ठीक है, सम्मान देते हैं। तो ये आदि शिव का, ये शिव का आदि रूप रहा होगा। इसको पशुपति कहा गया है। इसके सींगे हैं, इनके क्या है, सींगे हैं, क्या बाएं तरफ गैंडा और भैंसा है। ये कमज़ोर पशु माने जाते हैं, तो बाएं तरफ हैं, और ये क्या है, दाएं तरफ हैं। इस तरह की एक आकृति में हिरण नीचे बने हुए हैं, यहाँ पर कुछ सिंबल से बने हुए हैं। इसका एक मतलब और है, एक मतलब अगर यह प्रतिमा आदि शिव को इंगित करती है तो इसका, और दूसरी बात यह है, हमारे यहाँ पर जो आर्य आए वो 1500 BC में आए। ये सभ्यता विनाश हो गई थी 1750 BC के तकरीबन, कार्बन डेटिंग के अनुसार 1750 BC। तो उस समय गैप हुआ, जो उस गैप के बाद में यहाँ पर आए जो आर्य आए, उन्होंने भी भगवान शिव को अपने धर्म में दर्जा दिया, है। उसके बाद में यही शिव पहले पशुओं के देवता बनाए जाते हैं ऋग वैदिक काल में, और यही शिव, यही रुद्र, यही शिव कहते हैं, रुद्र कहते हैं, इन्हीं को बाद में शूद्रों का देवता बनाया गया। यानी कि इनको जो विभाग दिया गया, वैदिक काल में जो विभाग दिया गया, वो पूरा का पूरा विभाग उनके अंतर्गत का नहीं है। वो विभाग दिया गया यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, पशुओं का देवता बनाया गया, शूद्रों का देवता बनाया गया। और तो इसका ये मतलब है कि ये जो भगवान शिव हैं, ये आर्यों के मूल देवता नहीं हैं। एक क्लियर बात ये है, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ से पहले से मौजूद साक्ष्य मिले हैं, और आर्य आए इस सभ्यता के ख़त्म होने के 250 साल बाद आए, 250 साल बाद आए, और उन्होंने अपना लिया। वो आज अगर किसी आर्य से कह दो कि ये तुम्हारे देवता नहीं है, तो भड़क जाएगा। अरे तो हमारे भगवान को ऐसा कह रहे हो, हमको ऐसा कह रहे हो। तो ऐसा नहीं है, आस्था है, जिसके साथ भी जुड़ जाए कोई भी मान्यता कर सकता है। वो चाहे पुरातन समय में उसका मानने वाला रहा हो या ना रहा हो, कोई मतलब नहीं है। तो ये आर्यों के मूल देवता नहीं थे, ये हमारा अनुमान है, ये किसी दूसरे का अनुमान नहीं, मेरा खुद का पर्सपेक्टिव है। आपके कुछ हो तो आप कमेंट करिए, हम उस पर डिस्कस करेंगे, क्लास कर लेंगे। ये बात हुई। तो मोहनजोदाड़ो से इतने साक्ष्य मिले। और आगे देखते हैं, आगे कौन, ये लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ओके, अगला एक नगर हम ले लेते हैं, कौन सा? धौलावीरा। धौलावीरा धौलावीरा। सबसे पहली बातचीत कर लेते हैं, इसकी खोज जेपी जेसी और बिस्ट ने की थी। खोज करता है, बाकी बहुत सारे नगर हैं, सबके खोजकर्ता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ये कह ले जेपी जोशी ने शुरुआत किया और बाद में बिस्ट ने योगदान दिया और इसको आगे बढ़ाया है इस कर्म को। अब जो खास इसका पॉइंट है, इसका सबसे पहली खास बात है कि भारत में स्थित, राखीगढ़ी को छोड़ दें तो, वर्तमान खोजों को छोड़ दें, भारत में स्थित नगरों में से सबसे बड़ा नगर है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का भारत का सबसे बड़ा नगर है ये। यानी कि क्या है? भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर है। एक बात हो गई। इससे बड़े दो हैं, कौन से? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, वो दोनों पाकिस्तान में चले गए थे। इसलिए भारत की बात थी, भारत में जितने हैं उनमें से कौन सबसे बड़ा है? उनमें से अभी तक के ये है, उसके बाद में अब राखीगढ़ी हो जाएगा। और बातचीत करें, ये कहाँ पड़ता है? ये कच्छ में पड़ता है। कच्छ कहाँ पर है? ये गुजरात का पार्ट है। कच्छ गुजरात में इसकी स्थिति है। इसका अर्थ धौलावीरा यानी कि वीरों का कुआं। इसका अर्थ क्या हो गया? वीरों का कुआं। और अगली बातचीत कर लें तो ये यहाँ पर जो नगर था 3 भागों में बटा हुआ था। नगर 3 पार्ट में बटा हुआ था। कौन कौन सा पार्ट था? यही पार्ट था। कौन कौन से? दुर्ग पार्ट था, मध्यम पार्ट और निचला पार्ट। उच्च यानी कि दुर्ग वाला भाग, और कौन सा? मध्यम, और तीसरा निम्न, जहाँ पर आम जनता रहती थी। यहाँ पे मध्यम वर्ग के लोग रहते रहे होंगे, यहाँ के पुरोहित और शासक वर्ग रहते होंगे, ये अंदाज़ा लगाया जाता है। धौलावीरा से इससे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है, ना ही कोई तो अंदाज़ा है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, उन्हीं में से क्वेश्चंस कोई बनेगा। धौलावीरा से इतने ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। आगे हम बातचीत कर लें तो एक है चहुंदड़ो। चन्हुदारो, चहुंदड़ो हिंदी में चहुंदड़ो। चहुंदड़ो से क्या क्या साक्ष्य मिला है? सबसे पहली बात तो ये कहाँ पर पड़ता है? सिंधु नदी के किनारे पड़ता है, पाकिस्तान में। ये किस नदी के किनारे है? सिंधु के तट पर बसा हुआ है। ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में पड़ता है। दूसरी सबसे खास बात है, यहाँ पर लिपस्टिक, काजल, पाउडर, कंघा के साक्ष्य मिले हैं। ये मैं पहले बातचीत कर चुका हूँ इस बारे में। लिपस्टिक, कंघा, काजल और पाउडर के साक्ष्य मिले हैं। अगली बात क्या है? यहाँ पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। अगली बातचीत कर लें, मनका बनाने का कारखाने का साक्ष्य मिला है। मनका कारखाना। अगली बात, यहाँ पे कांसे की गाड़ी मिली है। कांसे की गाड़ी मिली है और ईंटें यहाँ पर वक्राकार मिली हैं। कौन सी? वक्राकार ईंटें मिली हैं। ये खास बात, इतने से क्वेश्चन बन जाएगा। क्या ये सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान में है, स्थिति वर्तमान, और यहाँ पर लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। पूरा मैंने श्रृंगार, हड़प्पा सभ्यता का पेरिस था मान के चलो। वहाँ पर क्या है? आज के समय में क्या है? सौंदर्य की नगरी पेरिस कही जाती है। तो वहाँ पर क्या था? वहाँ का पेरिस यही था। यहाँ पर लिपस्टिक के, काजल के, पाउडर के, कंघे के साक्ष्य मिले हैं।
सिंदूर नवसारी से मिला था और श्रृंगारदान हड़प्पा से मिला था। वो मैं बातचीत पहले कर चुका हूँ। तो खास बात यह है कि यहाँ पर लिपस्टिक या काजल वगैरह विभेद नहीं कोई थे, दोनों लगाते थे। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं। तो ये बिल्ली और कुत्ते की लड़ाई आज की नहीं है, बहुत ज़माने की लड़ाई है। ये चलती पहले भी रही है, आज भी चलती रह रही है। हालांकि आज के कुत्ते बिल्लियों से डरने लगे हैं, देखा है हमने भी कई बार। मन का कारखाना, मन का क्या होता है? एक कबीर का दोहा है, मन का फेरत जगमुआ फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। ये कबीर का दोहा है, वहाँ पे कबीर ने इस्तेमाल किया था। मन का वो जो सरकाया करते हैं वो कंठमाल कह सकते हैं, वो मन का होता है। मन का बनाने का कारखाना मिला हुआ है, श्रृंगार के संदर्भ में ही है। और कांसे की एक गाड़ी मिली है, जाहिर सी बात है यातायात का ये प्रतीक है। वक्राकार ईंटें मिले सज्जा। अगर कुछ एक दो साक्ष्यों की बात को छोड़ दें तो अगर कहीं पर भी किसी प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन या फिर कोई सुंदरता का या फिर सजावट का कोई सामान अगर आता है परीक्षा में, कहाँ से साक्ष्य मिला है, तो अपने चौंधड़ों के पास चले जाइएगा। संभावना 90% है कि सही हो जाए, 10% में गलत हो सकता है, उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अधिकतर सामग्री जो सौंदर्य प्रसाधन की वो चौंधड़ों से मिली हुई है। ये एक बात हो गई। और शायद वीडियो बहुत लंबा बन रहा हो तो बाकी के मैं एक बार बातचीत कर लेता हूँ, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम करते क्या है, एक नेक्स्ट वीडियो में बाकी की चीज़ें अपलोड कर लेते हैं। कुछ स्थान बचे हैं, रोपड़ बचा है, सुरकोड्डा बचा है, कालीबंगा बचा हुआ है, सुतका जंडोर बचा है। इस तरह से छोटे छोटे कुछ नगर बचे हुए हैं, लोथल बचा हुआ है, तो रंगपुर बचा हुआ है। इन सब की चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में, और एक मैप के साथ में आएंगे कि कौन सा कहाँ पर था, स्थिति उनकी जानेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में, और पढ़ते बढ़ते रहिए। आप दीप भव।